पे चलता है, ETL, ठीक है, ETL दोनों पे चलता है, ठीक है। आप ऑन प्रीमाइस से भी काम कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, जो कि हम बचपन से करते हैं जब क्लाउड नहीं हुआ करता था, ठीक है। आप कोई भी डेटा ले लीजिए, आप उस डेटा को जो है क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फाइनली लोड कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। जब बात करते हैं ELT की, तो ELT जो है वो ऑन प्रीमाइस नहीं होता, ELT ऑन प्रीमाइस नहीं होता। ELT जो है आपका क्लाउड बेस्ड ही चलता है, ठीक है, ELT क्लाउड बेस्ड है। और तीसरी चीज कि ELT जो है वो स्लो है, प्रोसेस वाइज वो स्लो है। क्यों? क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो ये क्यों जो है ना, क्यों मैंने बता दिया, ये क्यों जो है आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो टीचर आपको कुछ बताते हैं या आपने कभी कुछ पढ़ा, तो सबसे पहला एक दिमाग में क्यों आना चाहिए। जिस दिन वो क्यों क्लियर हो जाएगा ना, व्हाट, व्हाई, ठीक है ना, क्या और क्यों, तो थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाएगी, है ना। ये सब सारी चीजें बता दी हैं, है ना। डेटा सोर्सेज आपके जैसे रहते हैं अलग अलग, आपका डेटाबेस हो गया, CRM हो गया, आपका IoT हो गया, कोई भी डिवाइस हो गई, आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लोड करते हैं, ये ETL का है। उसी तरीके से आप ELT के लिए जाते हैं, ठीक है। द मोमेंट आप ELT के लिए जाते हैं, आप Hadoop वगैरह ये सब जो है चीज़ें यूज़ करते हैं, वेयर हाउस, और फाइनली आप उसको ट्रांसमिट करते हैं, BI टूल वगैरह जो है आप यूज़ करके डिस्प्ले करा देते हैं डेटा, ठीक है। तो आजकल मोस्टली जो डेटा इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, एप्लीकेशन तो सारे चल रहे थे, SAP एप्लीकेशन चल रहा है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें चल रही। क्यों क्लाउड पे जाना? क्लाउड पे इसलिए जाना है आपको क्योंकि SAP का अब का जो वर्जन है, ठीक है ना, SAP अब जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो क्लाउड के लिए हो रहा है, ठीक। लेकिन जो पहले से SAP इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो क्लाउड पे नहीं हो सकता, वो क्लाउड पे नहीं था, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो SAP का इम्प्लीमेंटेशन होता है या CRM का इम्प्लीमेंटेशन है, वो अपने आप में एक कॉस्टली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको कोई चीज़ चाहिए जो कि डिस्प्ले करानी है, या फिर एक बोल सकते हैं हम लोग कि पूरा डेटा नहीं चाहिए, सम सॉर्ट ऑफ डेटा चाहिए, हायर अथॉरिटीज को चाहिए, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चाहिए, ठीक है। तो वो सम सॉर्ट ऑफ डेटा जो है वो आपको क्लाउड तक पहुंचाना है, ठीक है, वो क्लाउड तक पहुंचाना है। और बेस्ड ऑन दोज डेटा आप टेबलो यूज़ कर लीजिए, पावर BI यूज़ कर लीजिए, कोई भी एक या एप्लीकेशन है आपका कोई भी, वो यूज़ करके आप डेटा जो है डिस्प्ले करा, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली ETL प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, आप किसी ऑन प्रीमाइज का डेटा, किसी सर्वर का डेटा, किसी दूसरे एप्लीकेशन का डेटा, ठीक है, आप ETL प्रोसेस करके, ठीक है, क्या करते हैं, उसे क्लाउड पे लेके जाते हैं उस डेटा को, ठीक। अब वो डेटा वहां जाने के बाद हो सकता है डेटाबेस में आप स्टोर करिए, डेटा वेयर हाउस आपका कुछ भी हो सकता है, it could be the SQL, it could be the data lake storage also, right? So when I talk about data lake storage, how many connect with me? Data lake storage पता है? Azure data lake storage, ADLS, blob storage वगैरह पता होगा? नहीं? क्या? हाँ ना? क्या? Azure पता है? हैं? ये सेकेंड ईयर वाले हैं, फोर्थ ईयर वाले हैं? ये सेकेंड ईयर है, फोर्थ ईयर क्लाउड कंप्यूटिंग आती है? हाँ। अरे ना भी ब्रेक, अभी तो नाश्ता करके आया हो यार, फिर भी आवाज नहीं निकल रही, डर क्यों रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आवाज ही निकल रही है आप लोगों की। कल जाओगे जॉब लेने के लिए, वहां भी ऐसे ही करोगे, वो बोलेगा 2 रुपए दूंगा। Azure
there is a one service that is blob storage, right? So blob storage की अगर हम कहानी वानी नहीं बताता मैं, वैसे ही बहुत सारा पता नहीं क्या क्या ब्लॉब स्टोरेज। आप ये समझ लीजिए कि आपको स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज है, ठीक है। उसमें आप फाइल वगैरह, जैसे तो फाइल स्टोरेज भी है, ब्लॉब स्टोरेज में आप बेसिकली कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी, ठीक है, आपका इमेज है, कुछ भी है, आप उसे जो है स्टोर कर सकते हैं बाइट्स के फॉर्मेट में, जो है ब्लॉब्स के रूप में जो है वो फाइल आपकी सेव हो सकती है, ठीक है। उसी का दूसरा वर्जन है ब्लॉब स्टोरेज, आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी का दूसरा वर्जन, एडवांस वर्जन जो है, जब हम डेटा इंजीनियरिंग में बात करेंगे, अगर आपको केवल फाइल रखनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप ब्लॉब स्टोरेज सिंपल फाइल्स के लिए रखिए, ठीक है, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप ब्लॉब स्टोरेज के साथ चाहिए। डेटा इंजीनियरिंग में ADLS के साथ जाते हैं, एज़्योर डेटा लेक स्टोरेज जनरेशन 2 के साथ जाते हैं। ब्लॉब स्टोरेज ऐसा मत समझो कि ऐसा बहुत, ठीक है, उसका जब मैं सेशन लेता हूँ तो मैं 1 से 2 घंटे लेता हूँ, ठीक, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उतना नहीं है समय, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए सिंपली सी बात कि लेट सपोज ये डेटा सोर्स है आपका, ये CRM है, या ये आपका ERP या SAP एप्लीकेशन है, यहाँ पे इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, लेट सपोज इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का डेटा जो है पहुँचाना है हमें कहाँ पे, क्लाउड पे, ठीक है। इनने क्या किया, इनने एक यूटिलिटी लिखी अपने एंड पे, ERP टीम ने, उसने क्या किया कि इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी टेबल्स थे, उन टेबल्स का डेटा जो है उसने एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। द मोमेंट आप SSIS पैकेज बनाइए या फिर आप कोड लिखिए, कुछ भी करिए, आपने कुछ लॉजिक लिखा और इसके डेटाबेस से, इस SAP के डेटाबेस से या ERP के डेटाबेस से आपने कुछ टेबल्स के डेटा जो है क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, और उसे जो है बेसिकली आप एज अ CSV या एक्सेल फाइल हम लोगों को दे देते हैं। हम लोग मतलब जैसे मान लीजिए वी आर डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है, एक एंटिटी वो हो गई जो कि SAP वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है ना, उनके पास डेटा है, वो डेटा हमें शेयर करेंगे। वो डेटा कैसे शेयर करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्सेल या CSV या कोई भी एक फाइल फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अपना डेटाबेस का एक्सेस नहीं देता है। आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी अपने डेटाबेस का एक्सेस नहीं देता है, ठीक है ना, पूरा डेटाबेस का एक्सेस कभी नहीं देगा। आपको डेटा चाहिए, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा, मैं API बनाऊंगा, ठीक है, कोई एक फॉर्म बनाऊंगा जिसके थ्रू मैं कम्युनिकेट करूंगा, अपने डेटा को भेजूंगा, उस डेटा को भेजूंगा जो आपको चाहिए, पूरा डेटा नहीं भेजने वाला। तो यहाँ से आपने बोला कि मैंने एक्सट्रैक्ट किया, इसमें यहाँ से जो है बेसिकली यूटिलिटी लिखी, यूटिलिटी से उसने अपने टेबल्स के डेटा को CSV फॉर्मेट में करके, और मैंने अपने यहाँ का ब्लॉब स्टोरेज, मैंने अपने यहाँ का एक स्टोरेज अकाउंट जो है उसकी डिटेल दे दी, ठीक है, उसने वहाँ पे जो है डेटा पुश कर दिया। तो मेरे लिए बिगिनिंग पॉइंट एज ए डेटा इंजीनियर, मेरे लिए जो बिगिनिंग पॉइंट है वो मेरा ये फोल्डर है ADLS का, जहाँ पे कि डेटा डंप हुआ इन फॉर्म ऑफ CSV, एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द मोमेंट यहाँ पे डेटा आया, ठीक है, मेरे ADLS में आ गया, अब मेरी कहानी चालू होती है। एज ए डेटा इंजीनियर मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को क्लीन करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, और डेटा का जो भी मुझे बिजनेस लॉजिक लगाना है उस बिजनेस लॉजिक के बेसिस पे मुझे जो है लगा के और फाइनली जो है उसके एंड तक पहुंचाना है, ठीक है। एंड क्या है कि लेट सपोज आपने एक BI टूल बनाया है यूजिंग जो भी आप रिपोर्टिंग सर्विसेज आप ले लीजिए, टेबलो वगैरह ले लीजिए, पावर BI ले लीजिए, कुछ भी एक आप ले लीजिए, ठीक है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, एक डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस
और डेटा इंजीनियर दो होते हैं। जैसे मैं डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस का जो बंदा होगा, ठीक है, डेटा साइंस की टीम में जो है वो बंदे भी आते हैं जो कि केवल और केवल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एनालिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन की। तो जो यहाँ पे डेटा के बेसिस पे आपको ग्राफ दिखाना या फोरकास्ट करना, ठीक है, अगले 12 महीने का डेटा क्या होगा या जो भी है XYZ, मतलब पिक्टोरियल फॉर्मेट में और इस तरीके के, तो वो डीएसपी टीम के बंदे करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा रॉ डेटा, जो भी डेटा आया रॉ डेटा के फॉर्म में मेरे ब्लॉब स्टोरेज के अंदर, ब्लॉब स्टोरेज में द मोमेंट ये आ गया फाइल, लेट सपोज अगर ये CSV फाइल एज इट इज आई, ठीक है, CSV फाइल आ गई, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे लिए मेरा एक रॉ जोन हो गया, ठीक है ना। तो जोन वाइज अगर मैं ADLS में ही मूव करता हूँ तो मेरे पास 2-3 जोन होते हैं, ठीक है ना। कौन से जोन? फर्स्ट जहाँ पे कि डेटा लैंड हुआ वो मेरे लिए हमेशा रॉ डेटा रहता है, रॉ जोन रहता है, ठीक है। यहाँ से अब मैं पिक करूँगा फाइल को, तो मेरा पाइपलाइन, जिस पाइपलाइन की हम बात कर रहे हैं ADF पाइपलाइन की, एज़्योर डेटा फैक्ट्री पाइपलाइन की, तो मेरे पाइपलाइन में कोई एक एक्टिविटी वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी वो होनी चाहिए जो कि इस रॉ फोल्डर से फाइल को पिक करे, ठीक है। पिक करने के बाद, पिक किया मतलब लोड किया, पढ़ा उसने, रीड किया, ठीक है ना। रीड करने के बाद उसको वैलिडेट करें उस फाइल को, कि मसलन जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए इन्वेंट्री का डेटा है, इन्वेंट्री की फाइल है, तो उसके अंदर जो SAP की टीम या ERP की टीम ने जो भी भेजा है, तो उनका कहना है कि मान लीजिए इसमें 80 कॉलम थे, 80 कॉलम थे या 100 कॉलम थे, ये कॉलम थे, ये सारा जो है एग्रीमेंट है, ठीक है। तो वो सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं या नहीं, सबसे पहला वैलिडेशन चेक, सारे कॉलम अवेलेबल हैं या नहीं, फाइल करप्टेड तो नहीं है। दूसरा डेटा क्लीनिंग का काम होता है, ठीक है, कि अगर CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड, मतलब जो भी है वैलिडेटेड है, कॉलम सारे हैं, उसके बाद डेटा क्लीन में जो है आपके वाइट स्पेसेस जो भी हैं वो आप हटाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने डेटा क्लीन किया। द मोमेंट आपने डेटा क्लीन किया, अब उस फाइल को, ठीक है, अब उस फाइल को आपको, या उस फाइल नहीं, आपने डेटा रीड किया ना, अब उस डेटा को आपको सेव करना है कहीं पे, ठीक। क्योंकि अभी आपने क्या किया, अभी आपने रॉ डेटा उठाया, उसे वैलिडेट किया, क्लीन किया, अब उसे जो है पहले आप एक जगह पे स्टोर कर दीजिए, ठीक। आपने बोला कि ये मेरा लेट सपोज ट्रांसफॉर्मेशन लेयर लिख लीजिए या वैलिडेशन लेयर लिख लीजिए, ठीक है। एक जो है ADLS के अंदर ही आपका जो ADLS था, यानी ब्लॉब स्टोरेज जो था, उसके अंदर ही आपने दूसरा मतलब कंटेनर के अंदर दूसरी फाइल बनाई। एक कंटेनर के अंदर मल्टीपल जोन आप बनाएंगे, एक रॉ जोन हुआ, दूसरा वैलिडेशन जोन हुआ, ठीक है ना। तो आपकी जो वैलिडेटेड फाइल थी उस फोल्डर के अंदर जो है आप क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। द मोमेंट आप राइट करते हैं, फाइल आपकी राइट हो गई। अब उसके बाद आपकी दूसरी एक्टिविटी चलेगी। दूसरी एक्टिविटी क्या चलेगी? दूसरी एक्टिविटी चलेगी आपके बिजनेस लॉजिक के बेसिस पे, ठीक है। तो रॉ लेयर, ठीक है, उसके बाद जो है रॉ जोन, फिर आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन जोन एंड देन गवर्नेंस जोन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन के अंदर आपकी जो है क्योर्ड फाइल है, ठीक है, जिसमें कोई जो है कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, कुछ भी शॉर्टफॉल नहीं है, सब कुछ जो है ठीक है। अब मैंने उस लेयर से फाइल पिक की, मेरी एक्टिविटी जो है रन हुई। अब वो एक्टिविटी क्या करती है कि बिजनेस लॉजिक जो है अप्लाई करती है, ठीक है। तो बिजनेस लॉजिक, जो भी मेरा बिजनेस लॉजिक होगा उस समय वो कुछ भी हो सकता है। आपके कंडीशंस क्या हैं, आपका
क्राइटेरिया क्या है। जैसे अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूँ तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ बॉम BOM, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मटेरियल का सीरीज बनता है, ठीक है, तो मटेरियल के सब मटेरियल और इस तरीके से, ठीक है, मतलब पेरेंट मटेरियल का पेरेंट होता है और उसका भी जो है इट कुड बी लाइक, नहीं होता है कि एक पेरेंट के 2 चाइल्ड हो सकते हैं, राइट, तो मेरा पेरेंट कोई और कोई है, फिर उस पेरेंट का भी पेरेंट कोई और है, ठीक है, तो इस तरीके से वो सीरीज चलती है। तो बॉम्ब जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो खासकर मेडिकल वगैरह में जो है ये चीज़ देखी जाती है। जैसे पैरासीटामोल आपका बनता है, तो पैरासीटामोल का आप मतलब आपने बोला क्रोसिन, ठीक है ना, क्रोसिन एक प्रोडक्ट है, एक मटेरियल आईडी है, ठीक है, उसका जो है इंग्रेडिएंट जो है पैरासीटामोल का कुछ होगा, है ना, 2-3 इंग्रेडिएंट होंगे जिनसे वो बना है, तो उसका क्या हुआ, पेरेंट हुआ, ठीक है, उसका भी कोई पेरेंट होगा, ठीक है, या इस जो मेरा जो पेरेंट है वो किसी और का जो है चाइल्ड हो सकता है, ठीक है, तो वो पूरी रिलेशन जो है वो लॉजिक जो है पूरा लिखना, ठीक है, और लिखने के बाद जब आप पूरा सारे मटेरियल और उसके पेरेंट मटेरियल के लिए जो है डेटा लेंगे और उसके बाद फिर और जो भी कॉलम्स जिसमें डेटा पॉपुलेट करना है जो भी है एक्सरसाइज, वो आपने फाइनली बिजनेस लॉजिक अप्लाई किया और बिजनेस लॉजिक अप्लाई करने के बाद फाइनली जो आपने लिखा, फाइल बनाई, आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप फाइनल फाइल को एज अ पार्केट फाइल, पार्केट PARQUET, ठीक है, पार्केट फाइल, पार्के बोलते हैं, लिखते जो है PARQUET, याद रखिएगा इसको, ठीक है, अगर आप DE के टर्मिनोलॉजी समझना चाहते हैं तो एक CSV फाइल होती है, दूसरी पार्के फाइल होती है। पार्के फाइल क्या होती है कि जब आपकी फाइल साइज लंबी हो जाएगी तो एक टाइम आएगा कि आपकी CSV या एक्सेल फाइल ओपन होना बंद हो जाती है। देखा है, 2 GB से ज़्यादा जो है फाइलें जब हो जाती हैं तो वो पॉपअप भेजेंगी, बोलेंगी नहीं खुलना, मतलब खुलने में टाइम लगेगा और ये सब, वो सब हैंग कर देंगे आपके सिस्टम को। तो इसलिए जो है पार्केट फाइल फॉर्मेट में आप सेव करते हैं जो कि सीरियलाइज्ड होती हैं और वो मल्टीपल फाइल्स जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट करती हैं और एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर वो क्रिएट करेगी पार्केट की और उसके अंदर सारी फाइलें वो राइट करती चली जाएगी। अब क्या होगा, द मोमेंट आप पार्केट फाइल में राइट कर दिए अपना सारा डेटा, वो डेटा आप चाहें तो पावर BI एज इट इज पार्केट फाइल को रीड कर सकती है। आपको डेटाबेस की जरूरत नहीं है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे बिजनेस यूज केस के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन या सॉल्यूशन दिया जाता है डेटा इंजीनियरिंग कि आपका क्लाइंट क्या करता है, मतलब आपका भगवान क्या कह रहा है, सीधी सी बात है, क्लाइंट मतलब भगवान, वो जो कहता है उसके हिसाब से चल रहा है, ठीक। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे जो है डेटाबेस पे डेटा चाहिए, ठीक है, तो आप डेटाबेस में जो है वो फाइनल फाइल राइट करने के बाद आप एक और एक्टिविटी चलाएंगे, कॉपी एक्टिविटी, जो कि आपके उस फाइल के डेटा को डेटाबेस में डाल देगा, ठीक है। हाँ, अगर आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं यार मुझे SQL इस पर डेटाबेस में नहीं रखना है, मैं क्यों रखूँ, अननेसेसरी क्यों बियर करूँ कॉस्ट को, ठीक है, नहीं रखना है क्योंकि SQL सर्वर इट कम्स ऑन अ कॉस्ट, राइट, नहीं रखना है मुझे, तो मैंने जो है आप पार्के फाइल पे ला ही रहे हो, वहीं से जो है आप डिस्प्ले करा दो, उसे जो है फाइनल आउटपुट देखना है, ठीक है, कि मेरे पिछले महीने का इन्वेंट्री क्या था, अगले महीने का क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर कॉस्ट, मतलब जो भी एनालिसिस देखना है वो सारा उसे यहाँ पे देखना है, पीछे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, कितने कम से कम में हो जाए, कई बार वो भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप जो है ETL यूज़ करते हैं, ठीक है, आप ELT यूज़ करते हैं बैकएंड में। एंड यूज़र को ये होता है कि भैया मेरा जो है जो मुझे डेटा देखना है वो डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वहाँ से वैलिडेट करता है, ठीक है। आपका डेटा यहाँ पे सब कुछ सही आया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे सही से आपने रिप्रेजेंट नहीं किया तो भी दिक्कत है, ठीक है। आपने यहाँ पे सब कुछ
किया है, मतलब बेसिकली वही है कि आपने द मोमेंट मैं बोलता हूँ कि ये एक्टिविटी 1 2 3, मैंने एक्टिविटी की बात की, किसी ने एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी के लिए क्या करेंगे किसी ने नहीं पूछा, ठीक है। द मोमेंट मैंने बोला कि रॉ से आप ट्रांसफॉर्म या क्योर फोल्डर में जाते हैं, डीएलएस में जाते हैं, लॉजिक लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कौन करेगा एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी भाई। तो इसमें कुछ और टर्म्स आते हैं ETL के साथ में। एक सर्विस सुनी होगी आप लोगों ने, एज़्योर डेटाब्रिक्स का नाम सुना है, एज़्योर डेटाब्रिक्स, और दूसरी सर्विस है एज़्योर मशीन लर्निंग। आप दोनों में से कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ लैंग्वेजेस मिलते हैं, जैसे अगर मैं एज़्योर डेटाब्रिक्स की बात करूं तो आप जावा प्रोग्रामिंग अगर आती है, जावा के डेवलपर हैं, आप उसमें कोड कर सकते हैं। आप अपाचे, स्पार्क, ये सब जो भी है, ठीक है, और पाइथन डेवलपर हैं तो भी आप जो है कोड लिख सकते हैं, ठीक है। सेम वे आप एज़्योर एमएल में जाते हैं, वहाँ पे आपको पाइथन नोटबुक वगैरह जो है अवेलेबल रहती हैं, आप पाइथन कोड लिखिए और जो है अपने लॉजिक को, बेसिकली लॉजिक आपको लिखना है, ठीक है। लॉजिक क्या लिखना है, जैसे मैं बोलता हूँ कि रॉ जो में फाइल आई, CSV फाइल आई, अब उस फाइल का डेटा मुझे रीड करना है, ठीक है। तो डेटा रीड करना है तो यानी कि मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ब्लॉक स्टोरेज से कनेक्शन देना होगा, फिर पर्टिकुलर वो फाइल जो है रीड करूँगा। द मोमेंट मैं रीड करूँगा उस रीड CSV फाइल, ये जो भी पाइथन का कोड मैं लिखूँगा, अब वो जो है कोड लिखा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा, इसका मतलब कि वो सारा का सारा डेटा रीड करके एक डेटा फ्रेम में रखेगा। तो डेटा फ्रेम वगैरह समझ में आता है, एक कंटेनर समझ लीजिए, ठीक है, एक वेरिएबल रन टाइम पे आपके पाइथन, आप एज़्योर एमएल यूज़ करिए, डेटाब्रिक्स यूज़ करिए, कुछ भी यूज़ करिए, एक डेटा फ्रेम, एक फ्रेम है, ठीक है, कंटेनर है, जिसमें कि आपका CSV का या एक्सेल का वो फाइल का डेटा पूरा लोड हो गया, ठीक है, डेटा आ गया। अब उस डेटा को आप प्रिंट करा के भी देख सकते हैं, वहाँ पे दिख जाएगा आपको। अब उस डेटा पे जो भी आपको लॉजिक लगाना है, हो सकता है कि मेरे पास डेटा फ्रेम में मैंने एक फाइल से डेटा लोड किया, कुछ टेबल से मुझे डेटा उठाना है, या किसी दूसरी फाइल का भी डेटा मैं उठाया, डेटा फ्रेम दूसरे डेटा फ्रेम में लेके आया। अब इस दोनों डेटा फ्रेम के बीच में मुझे क्या करना है, ज्वाइंट्स लगाने हैं। वो सारे लॉजिक जो है बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेसिकली आप लॉजिक लिखते हैं, लॉजिक बनाते हैं, और फिर फाइनली जो है आप इसे यूज करते हैं, और आपका डेटा जो है अवेलेबल हो जाता है आपके क्लाउड पे, आपके सर्वर पे, ठीक है। ये तो वही था ETL प्रोसेस, ठीक है। अब जैसे मैं एक करेंट यूज केस बताता हूँ, करेंट यूज केस जो मैंने अभी यूज़ किया था करेंट प्रोजेक्ट पे, तो एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम है, ठीक है। कोई भी एक जन जितनी कहानी मैंने सुनाई है वो सारी कहानी इसमें इम्प्लीमेंटेड है। कोई एक जन अगर चाहे एक्सप्लेन कर सकता है इसको। मैंने जो कहानी सुनाई है इतनी देर से, वो उस कहानी का सार है ये आर्किटेक्चर है, एक यूज केस है मेरे क्लाइंट का, हालांकि शेयर नहीं करना चाहिए लेकिन ठीक है। इस यूज केस को अगर मैं बोलता हूँ, ये आर्किटेक्चर का जो फ्लो है, ये फ्लो देख के समझ में आ रहा है, को रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? करिए, बताइए, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले SFTP दिख रहा है नहीं दिख रहा? जूम करना है? ये दिख रहा है?
तो बाउंड्री के बाहर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, बाउंड्री के बाहर है यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, हमारी रीच से बाहर है। जैसे हम अगर बोले कि हम ABS ECA ABS IT मान लीजिए, या AKG मान लीजिए, या कोई और, ठीक, उसका डेटा है, मतलब हमारी बाउंड्री के बाहर का है, ठीक, तो हमारी नेटवर्क से बाहर का उसका डेटा है, उसका डेटा हमें अपने जो है नेटवर्क पे लेके आना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, उससे बोलेंगे भैया अपना डेटाबेस दे देगा, नहीं देगा, तो ऐसे कैसे दे दे, आज हम दे दें कल को हमारा डेटाबेस कोई पूरे डिलीट कर दिए तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर क्या आप बोलोगे कि अच्छा मुझे जो है ना ये चाहिए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है और ये डेटा चाहिए, तो उसके लिए फिर उसने क्या किया, उसने एक SSIS का डेली जो है सर्विस बनाई, SSIS पैकेज बनाया अपने सर्वर पे, अपने डेटाबेस पे, ठीक है। और वो SSIS पैकेज क्या कर रहा है, उसका एक SFTP है, हमारा नहीं है, किसका है, उसका, उसने एक SFTP भी बनाया सर्वर। SFTP कितने लोगों को पता नहीं है SFTP के बारे में, हाथ उठाओ। SFTP के बारे में कितने लोगों को नहीं पता है, नहीं पता, पता है कि नहीं पता है, नहीं पता। FTP पता है, FTP तो पता होगा भैया, तो सिक्योर्ड FTP होता है SFTP, ठीक, समझ में आया। कोड नंबर इज डिफरेंट है ना, बोथ आर द सेम। FTP और SFTP के लिए कोड सेम नहीं, सेम नहीं रहेगा। 443, हाँ, जैसे SQL का 443 होता है वैसे ही जो है आपका सिक्योर्ड HTTPS पे चलता है, HTTP पे नहीं चलता, HTTPS पे चलता है। तो SFTP पे उसने आपके नहीं, अपने SFTP पे उसने क्या की, फाइल राइट की। तो उसकी एक सर्विस है जो कि डेली चलती है, डेली चलने के बाद जो है वो फाइल राइट करती है। और उसकी सर्विस ऐसी है कि डेली जो है चलती है, शाम के 5:30-6 बजे तक डेटा जो है आ जाता है, डेटा जो है 6 बजे तक शाम के आ जाता है SFTP पे। उसने हमने SFTP की डिटेल दे दी, ठीक है, कि भैया ये SFTP का ये IP है, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, आप इसे यूज कर सकते हैं। द मोमेंट जो है हमें SFTP मिलता है, फिर अब हमारी कहानी शुरू होती है कि हमें जो है पाइपलाइन बनानी है, ठीक है। पाइपलाइन बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ही बोलूं, पाइपलाइन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई टूल लेंगे, कौन सा टूल, एज़्योर में कौन सा टूल अवेलेबल है, ADF, एज़्योर डेटा फैक्ट्री। ADF पाइपलाइन जो है बेसिकली दो हैं, एक ADF है, एक सिनैप्स है। सिनैप्स अभी पिछले 2-3 सालों में इवॉल्व हुआ है, आया है, ADF बहुत पुराना है, ठीक है। तो ADF पाइपलाइन जो है बेसिकली हम देते हैं, ठीक है, ADF पाइपलाइन दिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, ये जो साइन है ना, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है आपके एज़्योर डेटा फैक्ट्री का, ठीक है। जितने लोगों ने काम किया होगा एज़्योर पे वो कोरिलेट कर पा जाएंगे। और ये जो सिंबल है ये आपके ADLS का है, ठीक, ये ADLS का है। ADLS एज़्योर डेटा लेक सर्विस, ठीक है, स्टोरेज के लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर में वो फेलियर दिख रहा है, ऊपर लॉजिक ऐप एक दिख रहा होगा, ठीक है, उसको बाद में बात करते हैं, ठीक है, पहले यहीं पे देखते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे एक एरो बना है कॉपी एक्टिविटी, ठीक है। द मोमेंट आप ADF में जाते हैं ना, एज़्योर डेटा फैक्ट्री में जब आप पाइपलाइन बनाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना,
एडीएम सर्विस जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊं क्या कुछ है? एक मिनट, सी और स्लाइड्स नहीं जो बताना है, इस चीज में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या यार ये नहीं, इसको एंड करना है क्या? ये ठीक है। कितने लोगों ने देखा है ये एज़्योर डेटा फैक्ट्री? कितने लोगों ने देखा है? एज़्योर यूज किया है? डेटा फैक्ट्री कभी देखी है? नहीं? बहुत बढ़िया, तो आज देख लेते हैं, ठीक है। तो जब आप एज़्योर पे जाते हैं, ठीक है ना, एज़्योर पे जाते हैं, यहाँ पे पहला जैसे ये एज़्योर सर्विसेज आती हैं, नहीं आ रही हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे? डेटा फैक्ट्री, ठीक है। डेटा फैक्ट्रीज पे क्लिक किया, हेलो, गाथा पुराण कथा सब जो है बाद में, ठीक है। बाद में बोलोगे कि मुझे बताया नहीं, सिखाया नहीं, कुछ नहीं किया। जब सीखने को मिल रहा है तो जो है क्या डेटा फैक्ट्री, ठीक है। डेटा फैक्ट्री, द मोमेंट आप डेटा फैक्ट्री में आते हैं, आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट करने का, ठीक है। द मोमेंट आप क्रिएट पे जाते हैं, ठीक है, एक लिस्ट आ जाएगी, मतलब ऑप्शंस आएंगे, आप डेटा फैक्ट्री का नाम बताइए, ठीक है, कौन सी क्या प्राइसिंग है, क्या ये है वो है, सारी चीज़ें आप फिल करेंगे और फिर आपका बेसिकली जैसे रिसोर्स ग्रुप किस सब्सक्रिप्शन में है, क्या रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है, किस रीजन में आपको बनाना है, इस तरीके से आप चीज़ें जो है बेसिकली क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, है ना, वो आपको बतानी पड़ेंगी। फिर जो है आप जैसे यहाँ पे ये है नाम आपने मान लीजिए टेस्ट नेक्स्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद जो है गिट कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको गिट से कनेक्ट करना है तो आप अपने गिट की इंफॉर्मेशन देंगे, आपको नहीं करना है आप सीधे वर्क स्पेस के साथ आप चले जाइए, ठीक है। नेटवर्किंग में भी आपको किसी VM वगैरह के साथ, ठीक है, कनेक्ट करना है, प्राइवेट एंड पॉइंट VM आप देंगे, फिर आपका VM के साथ कनेक्ट होगा। इस तरीके से जो है बेसिकली आप चलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे डेटा फैक्ट्री क्रिएट तो नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे पास एक डेटा फैक्ट्री है मैनेजमेंट स्ट्रीम नाम का, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉन्च स्टूडियो, ठीक है। डेटा फैक्ट्री के अंदर जो भी आपको काम करना है वो इस स्टूडियो के अंदर ही जाके होगा, ठीक है। द मोमेंट आप लॉन्च स्टूडियो करते हो, डेटा फैक्ट्री का एनवायरनमेंट आपका, वो इंस्टेंस, वो वर्क स्पेस आपका ओपन हो, ठीक है। अब उस वर्क स्पेस के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं इन द सेंस कि आपको पाइपलाइन बनाना है, ठीक है,
आपको मॉनिटर करना है, ठीक है, मैनेज करना है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह गिट वगैरह की ये सब चीज़ें, ठीक है। तो 2-3 जो है अलग अलग आपके पास ऑप्शन है। फिर जब आप बात करेंगे नहीं मुझे पाइपलाइन में ही जाना है, पाइपलाइन ही क्रिएट करना है, अभी तो पहले तो जब कुछ बना ही नहीं तो क्या मैनेज करूँगा और क्या देखूँगा, क्या मॉनिटर करूँगा, पहले तो क्रिएट करूँगा। द मोमेंट जो है आप क्रिएट करने के लिए जाते हैं तब आपसे जो है क्रिएट जब आप करने के लिए जाएंगे एक जो है ब्लैंक एक कैनवास दे देगा, ठीक है ना, एक कैनवास देगा। साथ में जो है एक साइड बार एक मेनू खुलता है जिसमें एक्टिविटी रहती है। आपको पता होना चाहिए ना कि मुझे कौन सी एक्टिविटी करनी है ना, समझ में आ रही बात? तो अब मुझे बताओ कि मुझे कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए अगर मैं पाइपलाइन बनाने जा रहा हूँ। सिनेरियो वही है, पीछे वाला ब्लॉब स्टोरेज है, SFTP था ना, SFTP से मुझे डेटा लेके आना है अपने ब्लॉब स्टोरेज में, ये एक टास्क हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि उसके लिए आप क्या करेंगे। SFTP से डेटा लेके आना है, ठीक है, अपने ब्लॉब स्टोरेज में, क्या करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? जिसके दिमाग में जो आ रहा है बोलो। मेरी अपेक्षा फाइनल ईयर से ज्यादा थी, सेकेंड ईयर वाले ज्यादा बोलते हैं। तो अगर मैं सेकेंड ईयर वालों को अगर ध्यान दूं और अगर मैं इसमें से अपना अगर अर्जुन निकालूं, मैं द्रोण नहीं बनूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया मैं कोच हूँ, कोच शिक्षक और कोच में जो है ना अंतर होता है, ठीक है। कोच नहीं, कोच बनना है। देखिए मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वहां से यहाँ तक पूरा ही आ गया, लेकिन अभी तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। भैया करना क्या है, एक तो काम है सिंपल सा, SFTP से ADLS में फाइल जो है लेके आनी है। यानी क्या करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ लेके आना है। क्या करना है, एक फाइल ड्राइव से दूसरे फाइल ड्राइव तक पहुंचाने के लिए क्या करते हो कंप्यूटर में, हेलो क्या करते हो, D ड्राइव में फाइल रखा है, E ड्राइव में डालना है, क्या करते हो, कॉपी पेस्ट। तो कॉपी एक्टिविटी तो करनी थी, कौन सा रॉकेट साइंस जो है करना था। बल्ब जल रहा है कि नहीं है, बहुत छोटी सी एक्टिविटी करनी है। एक जगह डेटा पड़ा है, दूसरे जगह लेके जाना है, कॉपी तो करना है भाई। दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टेबल कर दो, डेटा यहाँ से वहां पे पहुंचा दो। कनेक्शन इसलिए स्टेबल करना है क्योंकि एक बाउंड्री की उस तरफ है और एक बाउंड्री की इस तरफ है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि आपका जो है SFTP, ठीक है, SFTP से यहाँ पे लाने के लिए कॉपी एक्टिविटी वहाँ पे लिखी भी हुई थी, ठीक है ना। इतना ज़्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं फोकस्ड होके कि वो भी मिस हो गया, ठीक है ना। तो कॉपी एक्टिविटी आपको कर दी थी। अब ये कॉपी एक्टिविटी लेट सपोज यहाँ पे मैं आपके ADF में दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए फैक्ट्री रिसोर्सेज के अंदर ऑप्शंस आपके पास हैं, पाइपलाइन है, ठीक है, डेटा सेट है, डेटा फ्लो है, पावर क्वेरी है, ठीक। पाइपलाइन के अंदर समझ में आ रहा है, पाइपलाइन ही मिलेगा, ठीक। डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर जो है आप अलग अलग डेटा सेट बना सकते हैं। डेटा सेट का मतलब जो डेटा जो है आप एज अ इनपुट देने वाले हैं, आने वाले पाइपलाइन में अलग अलग एक्टिविटी पे कहीं ना कहीं कुछ आप एज अ इनपुट कोई फाइल जब देंगे, ठीक है ना। जैसे अभी आप जो फाइल रीड कर रहे हैं, जो कॉपी करके लेके आएंगे, इसको डेटा तक पहुंचाना होगा ना, डेटाबेस तक या आपके वहाँ तक, ठीक है।
तो वही फाइल जो है एज ए डेटा सोर्स, एज ए डेटा सेट आपका बनेगा, यही फाइल आगे चल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं पाइपलाइन पे जाता हूँ तो पाइपलाइन पे मैं सिंपल, मैंने बोला कि एक मेरी मास्टर पाइपलाइन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक कॉपी डेटा करता हूँ, ठीक है। ये एक्टिविटी है मेरी, ठीक है, एक्टिविटी कौन सी है, कॉपी की। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिविटी है, बहुत सारी एक्टिविटीज है, राइट। सबसे पहले जो है आपका मूव एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक। इस सेक्शन के अंदर एक एक्टिविटी है, कौन सी, कॉपी डेटा की। कॉपी डेटा एक्टिविटी आपने क्या किया, आपने सपोज मैं ठीक है, एक वो दिखा, तो मोमेंट आप जो है जैसे यहाँ पे कॉपी डेटा करते हैं, ठीक है। अब कॉपी डेटा यहाँ पे इसका नाम हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी इस एक्टिविटी का नाम, ठीक है। तो आपने बोला कि लेट सपोज कॉपी रॉ डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक देखिए सोर्स और दूसरा है सिंक। कितने लोगों को नींद आ रही है, एक है सोर्स, दूसरा है सिंक, ठीक। सोर्स का मतलब कहाँ से डेटा उठाना है, ठीक है ना, और सिंक कहाँ पे डेटा भेजना है, ठीक है। तो द मोमेंट आप सोर्स पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए डेटा सेट आ गया, ठीक है। सोर्स डेटा सेट आपके पास क्या है, यहाँ पे पहले से बना हुआ इसलिए आ रहा है, पहली बार बनाने जाएंगे तो नहीं आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू करना पड़ेगा, ठीक। जब आप न्यू करने जाएंगे, अब आपके पास इतने ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन लगाऊं मैं, यही मैं बोल रहा था आपके ब्रेक के पहले कि जो चीज सिखाने जा रहा हूं ना उसको ठीक से सुन लेना, करने के लिए अगर दे दूंगा पूरा दिन निकल जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन यूज करूं मैं, क्या करना है मुझे, SFTP का लिंक, अभी पहले ही बोला था कुछ समय, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, ठीक है। आपको डेटा कॉपी करना है तो पहले वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा किससे, SFTP से। तो SFTP का एक लिंक सर्विस मैं बनाऊंगा, ठीक है। द मोमेंट मैं SFTP का एक लिंक सर्विस बनाऊंगा तब वो जो है मेरा कनेक्ट होगा सोर्स, ठीक है, तब वो डेटा उधर से इधर आएगा, और जब वो मेरे पास आएगा तभी मैं उसको ब्लॉब स्टोरेज में सिंक करूंगा, ठीक। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है, इधर वाले ज्यादा होशियार हैं, लेफ्ट हैंड मेरा ज्यादा मजबूत है, आज राइट हैंड से सपोर्ट ज्यादा है, मतलब मैं लेफ्टी हूँ, सारे के सारे इसलिए ज्यादा मतलब भारी इधर हो गया, सारे के सारे ऐसे बैठे हुए हैं कि मतलब है यार, वेट भी तो ज्यादा नहीं है मेरा कि मतलब ऐसा सारे के सारे बैठ गए है, ठीक है। यहाँ पे आपको SFTP जो है लिंक सर्विस आप बनाएंगे, द मोमेंट आप बोलते हैं SFTP आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपको किस चीज के लिए बनाना है, ठीक है, किस चीज के लिए बनाना है, बाइनरी, आपने नाम दिया। अब देखिए जैसे ये पहले से बना हुआ है, ठीक है ना, लिंक सर्विस, और
ये जो है बेसिकली SFTP का मेरा पाथ था, ठीक है ना, इसको कि मैंने कॉन्फ़िगर किया और ये जो भी है इस तरीके से इसको मैं करता हूँ इसका। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जैसे सोर्स था, सोर्स में जैसे मैंने बोला कि सोर्स का DS ADLS लेटेस्ट जिप फाइल, ठीक है। तो मैंने एक लिंक सर्विस बनाई थी LKS FTP नाम से, ठीक। उसका फाइल पाथ ये है और उसके अंदर फिर मैंने जो भी फोल्डर था उस फोल्डर के अंदर मैंने एक लॉजिक लिखा कि आज की डेट का जो भी जिप फाइल होगा, क्योंकि SFTP है उसके अंदर डेली जो है फाइल्स आ रही है, तो आज की डेट का जो जिप फाइल होगा मुझे केवल वही पिक करना है, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू जो है कॉन्फ़िगर किया हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कि फाइल फोल्डर का इनिशियल नेम ये है, उसके बाद डेट, ठीक है, इस फॉर्मेट में होगा और डॉट जिप नाम का होगा, तो आप जो है पिक करेंगे। अगर इस नाम का मतलब आज की डेट का अगर फाइल नहीं है और आपकी पाइपलाइन चल गई तो कोई भी फाइल पिक नहीं होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको भी देख लीजिए कि लिंक सर्विस की जब हम बात करेंगे तो लिंक सर्विस जब सेटअप करने जाएंगे आप, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये कनेक्शन वाया इंटीग्रेशन रन टाइम, तो इंटीग्रेशन रन टाइम एक IR की अगर मैं बात करूँ ADF पाइपलाइन में, ADF या सिनेप्स पाइपलाइन में, दोनों में इंटीग्रेशन रन टाइम होता है। और वो इंटीग्रेशन रन टाइम आप क्रिएट करते हैं सेल्फ होस्टेड IR उस समय जब आपको आउटसाइड द बाउंड्री कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, जब आपको एज़्योर नेटवर्क के बाहर कम्युनिकेशन अगर करना है तो आपको सेल्फ होस्टेड IR की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बताने वाला नहीं मिलेगा कोई। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप ADF बनाते हैं, तब आपका इंटीग्रेशन रन टाइम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये दो जो है क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन तीसरा नहीं होगा। तीसरा आपको कौन सा है? सेल्फ होस्टेड IR है, और सेल्फ होस्टेड IR VM के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा। वो इसलिए बनाया है, किस लिए बनाया है? कोई भी उस तरफ लाइन में 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 तीनों छहों में से कोई भी एक जना बताए कि ये सेल्फ होस्टेड IR मैं क्यों बना रहा हूँ, सेल्फ होस्टेड IR में क्यों बना रहा हूँ। अभी मैंने बोला था, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, ध्यान दो, नहीं मिलेगा कोई ऐसे हाथ पकड़ के बताने वाला, इतनी बारीकी से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सेल्फ होस्टेड IR आपको इसलिए बनाना है क्योंकि आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री आपको कम्युनिकेट करना है, SFTP से डेटा उठाना है ना। भैया नींद आ रही है, पानी पी लो, ठीक है। सेल्फ होस्टेड IR जो है इसलिए बनाना है क्योंकि आपको बाउंड्री के बाहर कम्युनिकेट करना है। अभी आपकी बाउंड्री के बाहर कौन है? SFTP है, ठीक है। कल की डेट में पता चलेगा किसी का सिक्वल होगा आपकी बाउंड्री के बाहर, तब भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ होस्टेड IR है। अदरवाइज आप बोलोगे सर ADF सबने बताया था, मैंने सीख लिया, हो गया, अब ये सिनेरियो आ गया और आपका पाइपलाइन आपने बना के रख दिया, चल ही नहीं रहा। अरे सर ने तो बोला था, सर ने बोला था क्या? सर ने बोला था लिंक सर्विस बना देना, कनेक्ट हो जाएगा, डेटा जो है वहां से उठ के आना चालू हो जाएगा। अब चलाए पड़े हो, ठीक है।
अब चला लो पाइपलाइन, पाइपलाइन चला लो और पहले स्टेप पे वो एरर देगा हर बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड बाउंड्री वो कम्युनिकेट आपका नहीं कर पाएगा इन दोनों आईआर से, ठीक है ना। इन ऊपर के दोनों आईआर से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो एरर वो वहीं देगा, आपको बताने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर ये बात हुई एक एक्टिविटी की, किसकी? कॉपी की। जहाँ पे की बात हुई अभी सोर्स की, ठीक है ना। द मोमेंट आपने बोला कि ये मेरा ये सोर्स था और इस सोर्स का ये SFTP वगैरह जो भी था यहाँ से मैंने वो कर दिया सर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। फाइल आ गई, इसके बाद ये सिंक होना चाहिए। अब सिंक कहाँ पे होगा, उसके लिए दूसरा डेटा सेट, ठीक है। एक आपने लिंक सर्विस बनाई पहले डेटा सेट के लिए, ठीक है ना। आपने लिंक किया, वहां से फाइल उठी, अब आपके ब्लॉक स्टोरेज में जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो आप बोल रहे हो जैसे आपने बोला कि ds_addls लेटेस्ट जिप फोल्डर, ठीक है। तो मैंने एक नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ कि यहाँ पे मैंने बनाया क्या, तो इस लिंक सर्विस के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने एक ब्लॉक स्टोरेज बाइनरी टाइप का जो भी है ये एज़्योर डेटा लेक स्टोरेज जेन 2 के लिए बनाया, ठीक। लिंक सर्विस, ठीक है। उसके लिए उसका जो भी URL है, ठीक है, इसका ADLS का URL आपने दिया और उसे कनेक्ट किया। टेस्ट भी करते हैं आप यहाँ पे, टेस्ट होने के बाद जो है आप आगे आते हैं, ठीक है ना। टेस्ट कनेक्शन है यहाँ पे, देखिए, ठीक। तो इस तरीके से जो है बेसिकली आप कनेक्शन बनाते हैं अपने ADLS से, फिर आप फाइल पाथ देते हैं, ठीक है ना। तो कंटेनर और कंटेनर के अंदर किस फोल्डर में, तो मेरा कंटेनर जो है क्या है, IP इन्वेंटरी सिस्टम है, ठीक है। ये मेरा IP इन्वेंटरी स्ट्रीम नाम का कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मेरा जो फोल्डर है वो raw zip नाम का फोल्डर है, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैंने उसको फोल्डर डेस्टिनेशन बता दिया, ठीक है, फाइल पाथ बता दिया। अब ये जब भी रन करेगा, जब भी आप इस एक्टिविटी को रन करेंगे, जब भी पाइपलाइन को रन करेंगे, तो ये एक्टिविटी जब भी एग्जीक्यूट होगी, रन होगी, तो ये क्या करेगी, SFTP से फाइल लेके आपके ब्लॉक स्टोरेज में फाइल डाल देगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसके बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक ऑन ये इवेंट है, ऑप्शन नहीं, ये इवेंट है, एक ऑन सक्सेस है, एक फेलियर, ठीक है ना, ऑन फेल। तो ये एक्टिविटी अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो इसके आगे एक एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से, बात समझिए। जिप फोल्डर था SFTP में, SFTP से जिप फोल्डर आपने अपने ब्लॉक स्टोरेज में कॉपी कर लिया, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे, अनजिप करोगे, ठीक। अनजिप एक्टिविटी एक चलेगी, ठीक। किसके सक्सेस पे, इसके सक्सेस पे। अगर ये फेल हो जाता है तो क्या होना चाहिए, तो यूजर को इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि आपका पाइपलाइन फेल हो गया, ठीक है। आपका पाइपलाइन फेल हो गया, उसके लिए आप एक काम ये कर सकते हो कि मान लो आप लोगों ने अगर सुना होगा एज़्योर लॉजिक ऐप एक जो है एक सर्विस है, ठीक है, एज़्योर सर्विस है जो कि मेलिंग सर्विस को प्रोवाइड करता है, ईमेल वगैरह सेंड करने के भी काम आता है बहुत। हालांकि लॉजिक ऐप अपने आप में एक वर्कफ्लो सिस्टम क्रिएट कर देता है, ठीक है।
लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप ईमेल सेंडिंग भी कर सकते हो, ठीक है, लॉजिक ऐप के थ्रू। आप लॉजिक ऐप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बोला कि मेरा अगर ये एक्टिविटी फेल होता है तो आप एक काम करो, एक मैंने लॉजिक ऐप सर्विस बना रखी है, उसका मैंने URL लिया, URL मतलब जो भी डिप्लॉय जहाँ पे मैंने डिप्लॉय किया, एक पर्टिकुलर उस लॉजिक ऐप को एक्सेस करने के लिए डेफिनेटली एक URL रहेगा, वो URL लिया और उसको जो इनपुट चाहिए वो मैंने इनपुट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब वो एक्टिवेट होगा और क्या करेगा, मेल सेंड कर देगा जो भी कॉन्फ़िगर्ड होंगे उस लॉजिक ऐप के मेल सर्विस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर देखूं, देखिए ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। अब इस एक्टिविटी के लिए अगर आप देखते हैं यहाँ पे सेटिंग्स देखिए, सेटिंग्स में आपके पास URL दिख रहा है, यहाँ पे एक URL है, ठीक है। ये URL जो है आपका बेसिकली लॉजिक ऐप का URL है, ठीक है। और मेथड जो है मेरा, मेथड जो है क्या है, पोस्ट है, मेथड मेरा पोस्ट टाइप का है। सब्जेक्ट, जब आप API, कोई API, वेब API वगैरह समझते हैं आप लोग, ठीक है, गेट, पोस्ट, पोस्ट, डिलीट यही होता है, ठीक है। अभी क्या है कि मैं मेल सेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। द मोमेंट मैं बोलता हूँ कि मैं मेल सेंड करना चाहता हूँ, यानी कि पोस्ट करना, राइट। तो अब जो URL है वो एज API URL आप समझ लीजिए, उसको जो है आपने दिया, ठीक है। आपने बताया मेथड जो है मेरा ये पोस्ट टाइप का है, और बॉडी जो है वो आपकी, जो वहाँ पे आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए होंगे, कितने लोगों ने क्रिएट किया है डायनामिक ईमेल टेम्पलेट वगैरह टाइप का कुछ बनाया है कभी? ईमेल सेंडिंग बनाया होगा, सेंड ईमेल का प्रोग्राम बनाया होगा, उसमें टेम्पलेट वगैरह जो है, टेम्पलेट क्रिएशन टाइप से कुछ वेरिएबल्स बना के कुछ वैसा, और रन टाइम पे उस वेरिएबल की वैल्यू पास करना, ठीक है। तो जिससे आपका सब्जेक्ट जो है हर बार चेंज रहेगा, मैसेज हर बार डायनामिक रहेगा, कुछ भी रहेगा जो आप पास करेंगे वो। तो इस तरीके का जो है ये एक सॉर्ट ऑफ API अपने क्या बात है, ये तो बात है ना। अब आपने पैरामीटर में एज अ बॉडी जो है आपने यहाँ पे भेजा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मैंने भेजा है दो चीज़ें, एक सब्जेक्ट भेजा है, एक मैसेज भेजा, ठीक है ना। सब्जेक्ट में मैंने एक चीज़ भेज दी, मैसेज में मैंने एक्टिविटी फुल लेटेस्ट एरर मैसेज। तो यहाँ पे जो डायनेमिकली जो मैसेज आएगा उस एक्टिविटी से एरर के रूप में, वही मैसेज जो है एज अ बॉडी आपको मेल के थ्रू चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये एक्टिविटी, जो दूसरी एक्टिविटी है एरर के केस में चलती है, दैट इज अ वेब एक्टिविटी, ठीक है। और ये भी आपको यहाँ पे देखिए ये वेब एक्टिविटी है, ठीक है। तो वेब एक्टिविटी आपको लगानी है और उसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। आपको मेल वगैरह जब भी सेंड करना है इस तरीके से। उसके बाद एक यहाँ पे जो है, जैसे मैंने लगाया एक डिलीट एक्टिविटी मैंने परफॉर्म की है। डिलीट एक्टिविटी मैंने इसलिए परफॉर्म की है कि द मोमेंट आप बोलते हैं कि आपके पास जिप फाइल थी, जिप फोल्डर था, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना है आपको, एक मान लीजिए यू हैव वन अनजिप फोल्डर, राइट।
one folder in a ADLS, that is raw zip, right? One folder you have created under your container, that is unzipped folder. Okay, in a raw zip on a daily basis, zip file is put it over there, right? Now once you pick that particular zip folder and once you trying to unzip today, so what will be happen? कल का जो डेटा जो एक्सट्रैक्ट हुआ था उसकी फाइल हो सकती है पड़ी हो, पहली बार तो नहीं होगा, खाली रहेगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरे दिन वो सेम पाइपलाइन जब चलेगी तो उसमें रॉ अनजिप्ड में फाइल पड़ी होंगी, अनजिप फाइल पड़ी होंगी। अब उसी फोल्डर में अगर आप बिना क्लीन किए अपने फोल्डर को अनजिप करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि लेट्स सपोज आज जो मैंने जिप को अनजिप किया था 4 फाइलें आई या 5 फाइल आई, कल हो सकता है 4 ही रहें, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा जो है रह जाएगी उसमें, अगर ओवरराइट का भी अगर हम केस मान लें, ठीक है, सेम नेम की फाइल रही तो लेट सपोज वो ओवरराइट कर देगा तो एक एक्स्ट्रा फाइल फिर भी रह जाएगी। तो इस तरीके की कोई भी कॉन्फ्लिक्शन या सिचुएशन इस तरीके की ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप पहले उसे क्लीन करेंगे, ठीक है। अनजिप करने से पहले आप अनजिप फोल्डर को पहले क्लीन करेंगे। इसके लिए वहाँ पे डिलीट एक्टिविटी जो है, डिलीट अनजिप इनपुट फाइल्स की जो है एक्टिविटी चलाई गई है। आप इसको जो है क्या करते हैं, जब ये रन होगा तो अनजिप के जो है जितने भी पहले से अगर कोई फाइल पड़ी होगी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जो है अनजिप लेटेस्ट फाइल जो है ये एक्टिविटी चलती है। तो ये क्या करती है कि ये जो भी आपकी जिप फाइल थी उस जिप फाइल को अनजिप कर देगी, सारी फाइल्स जो है आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरा ब्लॉब स्टोरेज है, ठीक है, ये ADLS है बेसिकली मेरा। यहाँ पे देखिए ये कंटेनर है, ठीक है, और IP ठीक है। फिर द मोमेंट आपने बोला कि अनजिप कर दिया, अनजिप करने के बाद जो है आपका आपने अनजिप लेटेस्ट फोल्डर किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जो है एग्जीक्यूट ML नाम की पाइपलाइन मतलब एक्टिविटी जो है परफॉर्म की गई है, ठीक है। एग्जीक्यूट ML पाइपलाइन की अगर मैं बात करता हूँ, यानी कि ये जो एग्जीक्यूट पाइपलाइन है बेसिकली, ये जैसे आपने बोला कि एक कंप्लीट जो है एक कंप्लीट पाइपलाइन आप बनाते हैं, ठीक है, एक के बाद एक सारी एक्टिविटी लगाते हुए। एक तरीका होता है कि जब आप मॉड्यूलर कोडिंग करते हैं या फंक्शन जब आप बोलते हैं कि डिफरेंट आपने क्लासेस बनाए हैं और इस तरीके से, ठीक है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, नहीं एक ही क्लास के अंदर सारा कोड तो नहीं लिखते हैं, है ना। तो आप क्या करते हैं कि आप बेटर है कि कल की डेट में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ ये करना है, तो आप ये सारे प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, ऑलरेडी प्रिंसिपल और ये, ठीक है। द सेम वे
आप यहाँ पे पाइपलाइन जैसे एक बना रहे हैं, उस पाइपलाइन को ऐसा मत करिए कि पूरी एक पाइपलाइन एक ही कैनवास में आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बेटर ये है कि आप कुछ कुछ पार्ट जो है क्रिएट करिए, ठीक है। कुछ एक्टिविटी का एक पाइपलाइन आपने बनाया, कुछ एक्टिविटी को दूसरे पाइपलाइन में रखा और उस पाइपलाइन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्टेप है, ये स्टेप वही कर रहा है, ये स्टेप एग्जीक्यूट पाइपलाइन का है, एक्टिविटी का नहीं है, बात समझिएगा। इसके पहले तक जो भी स्टेप थे वो एक्टिविटी जो है, पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे, और ये आपका पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो द मोमेंट आप बोलते हो एग्जीक्यूट पाइपलाइन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग्स और कुछ नहीं है, ठीक है। सेटिंग में आपके क्या है, यहाँ पे इन्वोक पाइपलाइन, ठीक, आपका इन्वोक पाइपलाइन आ रहा है कि अगर आपके जो है कोई भी पाइपलाइन है, ठीक है, तो उसको इन्वोक कर सके। अब यहाँ पे पीएल इन्वेंट्री अंडरस्कोर रन करके मेरा ये पाइपलाइन था, रनेबल जॉब्स, ठीक है। अब इस पाइपलाइन को बेसिकली हमने उस एक्टिविटी पे वहाँ पे रन कराया है ना। अब ये समझना ये है कि ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया। तो आपको एक चीज यहाँ पे देखनी थी कि हाँ, आते हैं वापस इस चीज पे। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, कॉपी हुआ एडीएलएस में, ठीक है, आपने उसको अनजिप किया, अनजिप करके जो है वापस से जो है एडीएलएस में ही दूसरे फोल्डर में डाल दिया, ठीक। इसके बाद ये जो आइकन है, ये आइकन है मशीन लर्निंग का, एज़्योर मशीन लर्निंग का, ठीक। मेरे केस में मैंने यहाँ पे एज़्योर एमएल लगाया है, आपके केस में ये हो सकता है कि आप यहाँ पे एज़्योर डेटाबेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। द मोमेंट आप डेटाबेस लगाते हैं, आप एज़्योर एमएल लगाते हैं, बेसिकली आप क्या करते हैं, आप जो है कंप्यूटिंग करने जा रहे हैं, अपने लॉजिक लिखने जा रहे हैं यूजिंग द पाइथन कोड और योर स्केला या फिर आपका जो भी जावा वगैरह के कोड हैं, ठीक है। आप कुछ तो कोड लिखेंगे और वो एग्जीक्यूट आपको करवाना है, डायरेक्टली आप पाइथन कोड नहीं एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक या तो एज़्योर डेटाबेस चाहिए या एज़्योर मशीन लर्निंग एमएल चाहिए, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे एज़्योर एमएल यूज़ किया, ठीक है। द मोमेंट मैं एज़्योर एमएल यूज़ करता हूँ तो फिर मैं एज़्योर एमएल के अंदर अगर जाता हूँ तो वहाँ पे मैंने नोटबुक्स अपने बनाए हैं, ठीक है, अपने कोड लिखे हैं, और वो कोड जो है बेसिकली क्या करता है कि ये जो फाइल यहाँ पे आके पड़ी हुई थी, ये फाइल अब वो जो है पाइथन कोड आती है, समझ लीजिए ये पाइथन कोड है, ठीक है। इसके अंदर पाइथन कोड है जो कि क्या करेगा, इस फोल्डर से, इस एडीएलएस से जो है जितनी फाइल होंगी उन सबको एक एक करके रीड करेगा, ठीक है। जो भी बिजनेस लॉजिक उसको लगाना होगा वो सारी बिजनेस लॉजिक लगाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, उसने इसको ट्रांसफॉर्म करके इस दूसरे जो है एडीएलएस में इसने पुश किया डेटा को, ठीक है, जो आपका क्योर्ड डेटा था, ठीक है। तो यहीं पे वो कहानी होगी कि पहले जो है वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने के बाद, ठीक है, वाइट स्पेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो सही करनी है। उसके बाद जो है उसे क्योर्ड में डालना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और द मोमेंट यहाँ पे फाइल आती है, फिर ये फाइल जो है फिर से ये जो है पिक करता है, ठीक है, फिर से पिक करेगा। और मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं बात करूँ एज़्योर एमएल में, तो एज़्योर एमएल की आपने लेट सपोज मल्टीपल क्लासेस लिखी, मल्टीपल लॉजिक्स लिखे, और एक के बाद एक अगर सीक्वेंशियल में एग्जीक्यूट कराना है तो आप सीक्वेंशियल में बताएंगे। अगर आप पैरेलल एग्जीक्यूशन अगर आप चाहते हैं अपने कोड का,
जो भी आपने ड्रॉ किया डिप्लॉयमेंट के लिए, वो जो है उस सीक्वेंस में आपका कोड जो है चलेगा। ठीक है, तो आप अपने अलग अलग जो भी बिजनेस लॉजिक है उन सबको लिख के उसके बाद फाइनल एक डिप्लॉयमेंट क्लास लिखते हैं। उस फाइनल डिप्लॉयमेंट क्लास में आप बताते हैं कि आपका एग्जीक्यूशन जो है, आपका एक क्लास का आपने जो भी लॉजिक्स लिखे हैं, जो भी क्लासेस लिखी हैं, उन सब का एग्जीक्यूशन किस सीक्वेंस में होगा। ठीक है, उस सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूशन होता है। तो हमारे केस में जैसे एक के बाद एक जो है वो करता है। सबसे पहले क्या करता है कि जो है फाइल लिया, फाइल को जो है रीड किया, वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे लिखा, उसके बाद फिर से जो है फिर से ट्रांसफॉर्म मतलब अगेन ट्रांसफॉर्मेशन लेयर से पिक करेगा फाइल्स को। अब जो है बिजनेस लॉजिक अप्लाई करेगा। बिजनेस लॉजिक अप्लाई करने के बाद फिर उसने जो है फाइनली गवर्न लेयर में जो है डाल दिया। तो गवर्न लेयर पे जब फाइल आती है, आप एक चीज समझिएगा कि जो आपका पार्टिव फाइल रहता है वो गवर्न लेयर पे जाके बनता है। ठीक है, वहाँ पे वो फाइल मौजूद रहती है जो कि जिसमें कि सारा बिजनेस लॉजिक अप्लाई हो चुका रहता है। गवर्न लेयर पे आने के बाद अब आप जो है उसके बाद यहाँ पे एक एक्टिविटी देख रहे होंगे एडीएफ की। एडीएफ की एक्टिविटी जो है वो कॉपी एक्टिविटी है, यानी कि आपके उस पार्टिव फाइल या आपके उस सीएसवी फाइल से डेटा को मूव करती है वो सिक्वल डेटाबेस पे। ठीक है, सिक्वल डेटाबेस पे मूव करती है। ऑन द सेम टाइम ये जो मेरा पाइथन कोड था उसमें एक क्लास मेरी एक लॉजिक और था कि व्हाटएवर जो चीज मैंने यहाँ पे डंप की है, जो भी डेटा फाइनल डेटा, वो सेम डेटा मैंने शेयर पॉइंट पे क्या किया है, सेव किया। ठीक है, तो मैंने शेयर पॉइंट से भी कनेक्शन लिया और शेयर पॉइंट पे डेटा वहाँ पे सेंड किया। ठीक है, द मोमेंट वो शेयर पॉइंट पे गया, शेयर पॉइंट पे जाने के बाद अब मेरे पास पावर बीआई जो मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है उसके पास दो ऑप्शन थे। एक कि वो शेयर पॉइंट से फाइल को रीड कर ले या जो भी शेयर पॉइंट पे जो फाइल है वो जो है डिस्प्ले हो पावर बीआई में। दूसरा, जरूरी नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट हर जगह हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे शेयर पॉइंट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं रहता है, वहाँ पे द मोमेंट आप बोलते हैं आपके सिक्वल में गया या पार्टिव फाइल में गया, वहीं से जो है डेटा आपको डिस्प्ले करना। कई बार होता है कि आपके डेटाबेस में डेटा आ गया, अब आप स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे, व्यू लिखेंगे और आप जो है पावर बीआई वाली टीम को दे देंगे वो व्यू या वो स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, उनने जो है क्या करना है, उसको अटैच करना है और डेटा दिखा देना है। ठीक है, दूसरा जहाँ पे कि सिक्वल भी नहीं है, ठीक है, सिक्वल डेटाबेस से डेटा नहीं उठाना है, ठीक है, या सिक्वल के अलावा इवन आपका जो भी नो सिक्वल वगैरह भी है, अगर आपको डेटा वहाँ से नहीं उठाना है, फाइंड अगर आपके फाइल में सारा डेटा आ ही गया है तो फिर आप सीधे सीधे उस पार्टिव फाइल से उठा के डेटा डिस्प्ले करा दीजिए। ठीक है, तो ये एक यूज केस जो है आपका बनता है, पूरा एक पाइपलाइन बनती है। आप इस तरीके से अगर हम बात करें कि जितने भी यूज केस आपके बनते हैं डेटा इंजीनियरिंग में, आप लोग एक चीज समझ लीजिएगा, डोमेन वगैरह सब अपना एक्सपर्टाइजेशन का होता है ना, जिसको बोलते हैं एसएमईज बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट हाँ, जो भी एसएमईज जो हैं आपके, जैसे कोई लेट सपोज, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो है बहुत अच्छी नॉलेज है, किसी को रियल एस्टेट की है, किसी को फार्मा की है, किसी को एलएमएस की है, किसी को ई कॉमर्स की है, ठीक है, तो इस तरीके से हर कोई जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है होता है। ठीक है, अब टीई का जो फंडा था, जो कोर था टीई का, वो यही था। आप किसी भी फील्ड के हो, आप किसी भी फील्ड के हो, अगर आपको सॉल्यूशनिंग करनी है, अगर आपको सॉल्यूशनिंग करनी है
एज अ डेटा इंजीनियर अगर आप बताते हो किसी को या कोई आपसे अगर पूछता है कि कैसे जो है क्या होगा, तो स्टेप्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यही रहते हैं, कुछ आगे कुछ पीछे, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। रहेगी पाइपलाइन ऐसी ही, ठीक है, कि आपका एक सोर्स होगा जो कि आपको डेटा दे रहा होगा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, CSV, एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, कुछ भी, ठीक है, रॉ स्ट्रीम, ठीक है, IoT वगैरह की जैसे डिवाइसेस होती हैं। तो आजकल जैसे आप लोगों ने देखा होगा शुगर फिट का एक ऐड आता है, नहीं, वो इधर लगा लो और जो है घूमते रहो, ठीक है। ये फिटबिट वगैरह तो बहुत पहले से लोग पहनते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, कभी समझ रहे हैं आप? ये भी एक अच्छा यूज केस है IoT का यूज केस। जैसे मैं आज से 3 साल पहले IoT डिपार्टमेंट में था, 3 साल करीब 3 साल में था आर्किटेक्ट। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है, वो जो डेटा लोड होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो चेंजेस हो गए जो भी जहाँ भी डंप हुआ, जो लोडेड डेटा है उसका क्या करते हैं? डेटा आपका जो लोड हुआ, आई मीन जो रॉ डेटा था एक्चुअली उसको चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, वो जो भी क्लीन डेटा काइंड ऑफ हो गया, तो उसको फाइनली यूज करते हैं, जो भी दैट इज द फाइनल डेटा। जो लोडेड डेटा था, जो रॉ आया था ना, हाँ, रॉ को जो है ना आप एज इट इज रखते हैं, बेसिकली वो एक आपका हिस्टोरिकल डेटा होता है। आप समझिएगा बात को कि अगर मैं बोलूं कि आज लेट सपोज कि मैंने कुछ बनाया, ठीक है, आपने जैसे ये पाइपलाइन बनाई, डेटा दिखाया, जो भी है, ठीक है, डाउन द लाइन 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है ना, बेस्ड ऑन, अब जो कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटा जो है, जो डेटा, क्योंकि आप डेटा भेज रहे हो, आप किसी और सोर्स से भेज रहे हो, तो इट कुड बी पॉसिबल कि आपके डेटा में इश्यू आ सकता है, ठीक है, या आपका डेटा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक है, या कुछ हो गया और उसके कारण से हमारी पाइपलाइन नहीं चलेगी, ठीक है। या 6 महीने पुराना अगर जो है, 6 महीने पुराना अगर कुछ डेटा अगर मुझे चाहिए, ठीक है, एक तो ये है कि आपके पास यहाँ पे सारे पड़े हुए रहते हैं, अगर आप डेटाबेस पे पहुँच गए हो, क्लीन डेटा आपके पास पड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास जो उसने भेजा था वो डेटा एज इट इज आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब प्रूफ के लिए एटलीस्ट आप जो है ना 6 महीने 1 साल के पास आसपास आप रॉ जोन में रखते हैं, ठीक है। रॉ जोन आप बेसिकली आप अपने कंटेनर, आप ADLS के अंदर ही जो है, जो आपका कंटेनर है ना, उस कंटेनर में ही आप ये जोन्स आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि ये मेरा रॉ जोन है, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जोन है, ये मेरा गवर्न जोन है। तो गवर्न जोन या गवर्न लेयर जो है वो आपका एक तरीके से फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है, कि जहाँ के बाद अब ये मतलब क्लीन और सब कुछ हो चुका है, इससे बिजनेस लॉजिक लग चुका है, तो वो गवर्न लेयर में है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के में आता है, ठीक है, या उसको कई बार क्योर्ड लेयर भी बोलते हैं, ठीक है, कि जब आप जो है बेसिकली वैलिडेट कर चुके होते हो फाइल को, ठीक है, वैलिडेट करके आप जब स्टोर करते हो तो वो क्योर्ड वाले में आता है या में आता है। रॉ जोन रखना चाहिए क्योंकि दिन कभी भी खराब हो सकता है, तो वो जो दिन कभी खराब होता है ना, उसके लिए फिर वो काम में आता है, ठीक है। तो रॉ जोन जो है बेसिकली रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कई लोग जैसे होता क्या है कि इसमें भी अगर मैं स्टोरेज की बात करूं तो हॉट स्टोरेज होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है एज्योर में, जो आपके फाइल्स वगैरह जो भी स्टोर होते हैं। इसलिए मैंने बोला था बीच में कि स्टोरेज का अपना एक लंबा चौड़ा सेशन होता है, ठीक है। तो हॉट स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके के डेटा जो कि बहुत रेयरली यूज होते हैं, ठीक है ना, इनको फिर आप जो है कोल्ड स्टोरेज में, जैसे होता है ना कि आलू बहुत ज़्यादा हो गया, गेहूँ ज़्यादा हो गया, कोल्ड स्टोरेज में रख दो, अगले साल काम आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपने बेसिकली मिनिमम चार्ज पे कुछ टाइम के लिए रखा है। अगर समझ में आता है कि नहीं मुझे जो है वाकई में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देन यू शुड गो विथ सम टूल एक्टिविटी और योर आप एक
बैकग्राउंड में कोई सर्विस बना दीजिए, कुछ एक एक्टिविटी लिख दीजिए जो कि चेक करे कि 1 साल से ज़्यादा फाइल्स जो पड़ी हुई हैं, पुरानी हैं, उनको वो डिलीट कर। ठीक है, डेटा फॉल्ट ऐसा कुछ पढ़ते हैं। हाँ, कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, अगर मैं बात करूँ कि डी पाइपलाइन में, ठीक है, डी पाइपलाइन में इसके अलावा आप नहीं, मोस्टली यही है कि अगर ठीक है आपने डेटा लिया, डेटा क्लीन किया, डेटा ये किया, उसके बाद जो भी है ना, अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि प्योरली जो डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे क्या स्कीमा है, क्या नहीं है, स्टार स्कीमा वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो जिसको अपना करियर बनाना है, देखिए इसमें भी ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे डेटा इंजीनियरिंग में ही कुछ लोग होते हैं जो कि केवल और केवल उस पे काम करते हैं, जो कि डेटा क्लीन करना है और पाइथन का कोड लिखना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि केवल और केवल पाइपलाइन ही बनाते हैं, एडीएफ पाइपलाइन वगैरह बनाना, ये सॉल्यूशनिंग देना, ठीक है, कि आपका डेटा आएगा, ऐसे ऐसे मूव होगा, ये सारी चीज़ें वो टेक केयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि डेटा साइंस के बंदे जो कि आपके पावर बीआई वगैरह और टेबलो वगैरह को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका उससे और लेना देना नहीं है कि आपका कहाँ डेटा अटक गया, कहाँ ये हो गया, क्या हो गया, ठीक है। सिक्वल आपको आती है, बहुत अच्छी बात है। उस केस में जब आपका ETL ट्रांसफॉर्मेशन सिक्वल बेस्ड है, बात समझिएगा, 2 तरीके होते हैं, 2 माइंडसेट होते हैं बेसिकली। माइंडसेट के ऊपर सारा सॉल्यूशनिंग होता है। आपका क्लाइंट किस माइंडसेट का है, आपका आर्किटेक्ट किस माइंडसेट का है, वो उस हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे पहले के ज़माने में लोग डेटाबेस सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा रखते थे, ठीक है। डेटाबेस सेंट्रिक अप्रोच इसलिए ज़्यादा रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था, या मतलब वो सिखाया ही जाता है कि पूरे एप्लीकेशन की जान जो है वो आपका डेटाबेस होता है। बगैर डेटा के आप क्या कर लोगे, ठीक है, बगैर डेटा के आप क्या कर लोगे। तो सही बात है, बगैर डेटा के आप क्या कर लोगे, लेकिन वो डेटा जो है, अगर मैं सारा कुछ अगर डेटाबेस पे ही अगर मैंने लोड डाल दिया, तो डेटाबेस की अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है। पहले उतना डेटा नहीं हुआ करता था तो नहीं समझ में आता था, लेकिन आज के टाइम पे डेटा वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि आप सब कुछ डेटाबेस पे नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डेटाबेस के साथ मतलब सब कुछ अगर आप परफॉर्म करना चाहेंगे, तो जैसे अगर हम बात करें सिक्वल की, तो सिक्वल का आप एक एज्योर का इंस्टेंस लेंगे, 500 GB से शुरू होता है, ठीक है। 500 GB 1 TB का आपको देता है। उसके बाद फिर आपको कस्टम उनका वो लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसके चार्जेस और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। आपने सब कुछ अगर सिक्वल पे रख दिया, कल की डेट में आपका लॉजिक मतलब सारा लॉजिक आपने क्या क्या स्टोर प्रोसीजर फंक्शन और इनमें डाल दिया, ठीक है। कल की डेट में परफॉर्मेंस का इशू आता है तो आप बार बार वही क्वेरी को ही ऑप्टिमाइज करते बैठते हैं, ठीक है। टाइम हैज चेंज। टाइम आज की डेट में ये हो गया है कि लॉजिक शुड बी गो विथ योर APIs और माइक्रो सर्विसेज, राइट, जहाँ पे कि आपको स्केलिंग करना ज़्यादा आसान है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ना कि माइक्रो सर्विसेज बना के डिप्लॉय कर देंगे, नंबर ऑफ नोड्स बढ़ जाएंगे, कुबरनेटिक सर्विसेज और इन सब की हम बात करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है फ़ायदा, यही है ना कि कल की डेट में अगर परफॉर्मेंस इशू आ रहा है तो पर्टिकुलर किस API पे है या किस लॉजिक पे किस एप्लीकेशन में है, उसी को जो है आपको एक्सटेंड करना है, ठीक है। उसी का आपको जो है बेसिकली क्लस्टर बढ़ाना है, ठीक है।
रादर देन पूरे डेटाबेस को आप और बढ़ा रहे हो और साइज दे रहे हो, प्राइसिंग मतलब एवरीथिंग कम्स ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा वो रखी जाती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं बोल रहा था कि आपका ये जो शेयर पॉइंट से अभी जैसे इस सॉल्यूशन में हमारे जा रहा है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता था कि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है शेयर पॉइंट की ऐसे जाने की, ठीक है, तो आपका सिक्वल पे जब मोमेंट आपका डेटा आ गया, आप सिक्वल से जो है पावर बीआई को आप अपने कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो लेवरेज भी नहीं है, अगर आपका क्लाइंट जो है सिक्वल पे नहीं जाना चाहता है, तो यहाँ पे द मोमेंट आपने पार्केट फाइल में सेव किया गवर्न लेयर पे, गवर्न लेयर से आप डायरेक्टली पावर बीआई को एसोसिएट कर दीजिए, आपका डेटा जो है डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पाइपलाइन है जो कि कॉपी कर रहा है डेटा को सिक्वल में ले जाने के लिए, ठीक है। ये भी एक यूज केस है, पूरी पाइपलाइन का एक पार्ट ये भी था, ठीक है ना, कि आप कॉपी कर रहे हैं डेटा CSV फाइल से डेटा को सिक्वल में। तो उसके लिए जो है आपने बोला कि यहाँ पे जैसे मैंने गेट मेटा डेटा दिया, ठीक है। गेट मेटा डेटा में आप क्या बोल रहे हो कि DS वैलिडेटेड डेटा, यानी कि वैलिडेटेड फोल्डर, वैलिडेटेड डेटा नाम का जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, वैलिडेटेड डेटा के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल्स को जो है क्या करेगा, ये रीड करेगा, ठीक है, रीड करेगा और फिर उस पर जो है उन सबको रीड करना है, ठीक है। और फिर उस पे जो है एक फिल्टर जो है आप लगाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं कि एक एक फाइल जो रीड कर रहा है उस फाइल का जो भी नेम है, ठीक है ना, जो भी फाइल है एक एक फाइल को आप पिक कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं और उसके बाद उस फाइल को जो है यहाँ पे ये जैसे कॉपी CSV डेटा को ये वैलिडेटेड फाइल है आपकी डेटा सेट की, ठीक है। आपका वैलिडेटेड फाइल नेम है, फाइल का नाम आपको मिल गया, ठीक है। किस फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं आप, ठीक। जिस फाइल को प्रोसेस कर रहे हैं उस फाइल के करेस्पॉन्डिंग उस नेम से के करेस्पॉन्डिंग जो है टेबल डेटाबेस में वो टेबल क्रिएट होगी, ठीक है। और उस टेबल के अंदर जो है आपके इस CSV फाइल का डेटा जो है एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यों किया है
क्योंकि द मोमेंट आप लिखते हैं, जब आप पाइथन कोड लिखते हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि आप डेटा जब इंसर्ट करते हैं तो आप रो बाई रो करते हैं, ठीक है। रो बाई रो अगर आप करने जाएंगे 2 GB का अगर फाइल है आपका, ठीक है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, वो जो है डिक्रीज हो जाएगी आपके कोड की, अगर आप एक लाइन अगर आप राइट करने जा रहे हैं, ठीक। तो रादर देन उसके आप जो है इसकी कॉपी एक्टिविटी आप यूज करेंगे ADF की, ठीक है, जो कि आपके 2 GB के डेटा को भी मतलब कुछ 1-2 मिनट में जो है वो राइट कर देता है, ठीक है। इसलिए जो है आप इसको यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे सोर्स से आपको फाइल नेम मिल गया था, टेबल नेम पे जैसे आपने स्प्लिट आइटम नेम, तो फाइल नेम मेरा जो था वो फाइल नेम कुछ अंडरस्कोर डेट के साथ में था, ठीक है। तो लॉजिक जैसे लगाया आपने, तो यानी कि आप कस्टमाइज जो भी है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं लॉजिकली। आपको कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है, फाइल का नाम रखना है, वो सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्री सिक्वल क्वेरी अगर आपको रन करनी है, ठीक है, डेटा इंसर्ट करने के पहले अगर आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उस टेबल पे, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। और मतलब जो भी है आपका ट्रंकेट करना है टेबल या कुछ ये करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? बहुत हो गया, जरूरत से ज़्यादा, इतना ज़्यादा बाउंसर आज तक मिला नहीं हो, नहीं तो भाई ज़्यादा हो गया ना। अब एक दिन में सारा खाना खाओगे तो कैसे होगा, यही होगा ना। अगर इसी को थोड़ा थोड़ा करके आपको सीखना रहेगा, कैसा है, बढ़िया लगेगा कि नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इस पे आप एक्चुअली अपना प्रोजेक्ट जो है फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं अकेले, ठीक। नहीं तो मुझे भी पता है कि फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से आप अकेले, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन स्किल डेवलप करना उससे ज़्यादा अच्छी बात है। अभी आप लोग नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट, देखिए आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम है, ठीक है, आप कर लेंगे, आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए आप कर लेंगे, ठीक। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अगर आपके पास अभी तक कोई स्किल नहीं आई, ठीक है ना, तो अब 6 महीने बाद आप इंडस्ट्री में जाएंगे और वहाँ पे फिर आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। सिखाने वाला कुछ भी सिखाएगा, ठीक। आपको डेवलपमेंट अच्छा लगता है लेकिन आपकी स्किल नहीं है, आपको आता है लेकिन आपकी स्किल नहीं है सर, ठीक। अब आप जब वहाँ जाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको लगता है कि यार इसको टेस्टिंग, मेरे पास अभी रिक्वायरमेंट टेस्टिंग की है तो मैं टेस्टिंग पकड़ा दूंगा, 2 महीने का तो मैं कोर्स भी करवा दूंगा, महीने भर की टेस्टिंग सिखवा दूंगा या किसी टेस्टर के साथ लगा दूंगा। अब तुम क्या थे पहले, तुम्हारा विजन था मैं डेवलपर बनूंगा, मैं डेवलप करूंगा, कुछ तो ऐसा करूंगा, है ना, झंडे गाड़ दूंगा। अभी क्या हुआ, टेस्टर बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि भैया नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है तो उसने जो बोला है वही करना है, ठीक। वहीं एक दूसरा लड़का जाता है जो कि बोलता है कि सर वो कहाँ है, डेटा स्ट्रक्चर वाला। तो डेटा स्ट्रक्चर वाला गया, सर मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, पूछो आप जो पूछना, ठीक है।
बताया उसने, उसको जॉब मिल गई, तो डेवलपमेंट में हो गया, जो वो चाहता था वही काम करने को मिल रहा है, ठीक है, उसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने जोन में होते हैं ना, बोलते हैं ना अपने घर में हर कोई शेर होता है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं डेवलपमेंट की अगर जैसे आज मैं JNI और इस पे काम करता हूँ, डेटा इंजीनियरिंग पे, ठीक है। इसके पहले मैं IoT पे काम करता था और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी करीब 14 ईयर्स, मोर देन 14 ईयर्स मैंने माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पे काम किया, ठीक है। मतलब जब .NET 1.0 स्टार्ट हुआ था तब से मैंने काम चालू किया है, ठीक है। और आज .NET Core आ गया, अभी भी मैं .NET Core पे भी कभी कभी कुछ काम कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो मेरा जो है ना, वो जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो एज्योर भी उसी में आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी अगर मैं बोलता हूँ ना, तो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी की जितनी चीज़ें हैं वो सब मेरे घेर में आती हैं और वो मैं सोते हुए भी किसी को बता सकता हूँ। तो वो मेरा स्किल सेट है और वो स्किल सेट है जिसमें कि मुझे मजा आता है करने के लिए, तो मैं ये भी करता हूँ। बात समझ रहे हो? करने के लिए तो आप जो है बोलोगे कि सर इसको थोड़ा सा डिजाइन कर दो, तो डिजाइन भी कर लेंगे यार, खाली बैठे हैं तो वो भी कर लेंगे, है ना। लेकिन वो मेरा स्किल सेट नहीं है, उसमें मुझे मजा नहीं आया, उसका आउटपुट इस तरीके से नहीं है। तो अपना एक नीश, जिसको बोलते हैं नीश डिफाइन करिए, ठीक है। नीश डिफाइन करिए, अपना एक मेंटोर बनाइए, ठीक है, एक मेंटोर बनाइए और उसके गाइडेंस में, ठीक है, आप आगे बढ़िए, ठीक। स्किल सेट बनाने पे ध्यान दीजिए, रादर देन नॉलेज। तो ऐसा है कि आप गूगल पे भी, यूट्यूब पे भी, यहाँ वहाँ सब जगह आपको मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाएंगे। आप डेटा इंजीनियरिंग के बारे में क्या बात करते हैं, आप उठाइए गूगल पे सर्च करिए, 50 को जो है लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, 50 को यूट्यूबर मिल जाएंगे। लेकिन बात वही है कि आपको सिस्टमैटिक गाइडेंस जो दे रहा है, ठीक है ना, आपको स्टार्ट टू एंड जो बता रहा है, ठीक है, आपको उस पर ध्यान, समझ रहे हैं। तो जितना आप जो है सीखेंगे, जितना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेंगे, कंटिन्यूअस इम्प्लीमेंटेशन की जो है वो आपके आगे जो है काम आएगी, ठीक है। कहाँ है भाई सॉलिड प्रिंसिपल वाले, कितने हैं? किसने किसने इम्प्लीमेंट किया सॉलिड प्रिंसिपल? क्या ऐसे क्या देख रहे? मतलब पढ़ लिए तो लुक दे रहे हो तुम लोग, हाथ उठाओ। डेटा स्ट्रक्चर कौन सा सर्च लगाया भाई, ये बता, कौन सा सर्च लगाया आज तक है? थर्ड ईयर में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए? सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी तो प्रोजेक्ट बना होगा, क्या चेक के जो है सबमिट हो गया बस? किसी एक ने बनाया रहा होगा, वो बनाया भी नहीं रहा होगा, मुझे होता है कर्मा, समझे। पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर कौन था? भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, ठीक। भगवान तो अपनी जगह सही थे, उनको आप अलग कर दीजिए। भीष्म से ज्यादा पावरफुल कोई योद्धा नहीं था। 300 साल की एज में उन्होंने महाभारत युद्ध लड़ा था। आप लोगों में से किसको पता है? 300 इयर्स की एज हो चुकी थी उनकी जब वो महाभारत लड़ रहे थे। ध्यान रहे। Of gratitude to our guest, Mr. Sandeep Pandey, sir. Thank you, sir.